जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 9 और 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 9 और 10 इसलिए कि कल 9 तारीख को वीडियो नहीं आ पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए खेद है। आज के वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर चैनल में है तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा, अपने साथियों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। उनके एग्ज़ाम में अगर ये महत्वपूर्ण हो जाए, उनके एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाए तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा और वो सफल होंगे और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो है अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए और एक पॉजिटिविटी को अपने मन में संजो लेते हैं। आइए, समस्या से बचना नहीं, समस्या का समाधान करना सीखो, क्योंकि कोई भी समस्या बचने से नहीं टलती बल्कि उसका समाधान करने से टलती है। समस्या एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में कभी ख़त्म नहीं होती। आज नौकरी की समस्या है तो कल छोकरा और छोकरी की समस्या होगी। जब छोकरा और छोकरी की समस्या कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नए छोकरा छोकरी लोग की समस्याएं आएगी। मतलब जीवन का जो मूल सूत्र है वो समस्याओं से घिरा हुआ है। इसलिए गौतम बुद्ध जी ने कहा था सब्बम दुखम, सारी चीज़ें जो है क्या है, दुखमयी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दुख से भरी इस दुनिया में आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं और लक्ष्य को भूल के आप सुसुप्ता अवस्था में हो जाएं, शांत हो जाएं, शून्य हो जाएं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप कोई सपना संजोया है आपने तो उसका आप निराकरण करें, उस समस्या मतलब उस सपने को प्राप्त करें और समस्या आती है तो आने दीजिए, उसका निराकरण करके आगे बढ़ते जाइए, उसे टालते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस भारतीय महिला को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? वो है सुकन्या सोनोवाल, जो कि 56 राष्ट्रमंडल देशों की क्षेत्र में जो है कार्यरत रहेंगी, कार्य करेंगी। असम की ये लड़की है। अब है साक्षी कह रही है अशोक का धम्म का मूल संदेश शांति और अहिंसा है, और रोशनी देवांगन ने आंसर दिया है करंट अफेयर का बी, सुकन्या सोनोवाल। साक्षी कहाँ गायब थे बच्चे? ठीक है, चलो कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपनी। चलो अब आते हैं जो हम एक जीके जीएस का क्वेश्चन पूछते हैं उससे संबंधित। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो सबसे पहले अगर जो प्रथम पायदान के बच्चे होंगे, अभी अभी स्टार्ट किए होंगे पढ़ाई, उनको बताना चाहूँगा अशोक का धम्म से तात्पर्य है अशोक की, मतलब कहा जा सकता है धर्म नीति या उसके शासन करने का तरीका, जिसके लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। और वो धम्म महामात्र उसके पूरे साम्राज्य के क्षेत्र में क्या कार्य करते थे? तो उसके पूरे साम्राज्य क्षेत्र में धम्म स्थापित करके रखते थे। और धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको रेड वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, शांति और अहिंसा। मैंने बताया था कि 261 बीसी के आसपास जो है वो आपका क्या हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था, है ना। मैं क्या हुआ करके एक बार डाउट पैदा करता हूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, ऐसे मेरी आदत है, तो ऐसे समझने की भी आदत आप डाल लीजिए। चलिए, तो कलिंग युद्ध में निग्रोध उसका जो भतीजा था अशोक का, उसके माध्यम से जो अशोक है वो क्या हो गया? तो आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, बौद्ध धर्म का पालन करने लगा, बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो गया। लेकिन अशोक जो है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, सभी धर्मों के प्रति समर्पित था, सभी धर्मों की इज्जत करता था। तो उसी की परिभाषा उसके धम्म में प्रदर्शित होती है, शांति और अहिंसा, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक श्लोक है जो कि उसके धम्म में लिखा हुआ है, जो कि दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से उसने प्रदर्शित किया है अशोक ने। अपासिनवे बहु कयाने दया दाने
सचे सोचिए मादये साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा सुधार बनाए रखना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, ये अशोक ने कहा था। अब आ जाते हैं रुख आंसर की ओर। तो साक्षी का आंसर मैंने पहले पढ़ लिया था। अशोक का धम्म का मूल संदेश शांति और अहिंसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आज का करंट अफेयर है, हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो सभी महिलाओं ने इस पदक को जीता है, मतलब पदक को नहीं, सभी महिलाएं ने जो स्वर्ण पदक जीता है वो सभी महिलाएं रही हैं, और 11 पदक इसमें इन्होंने जीते हैं, जिसमें साक्षी जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में, ठीक है, नंबर 1 इन्होंने भी प्राप्त किया है, जास्मीन है और नुपुर है, ये तीनों खिलाड़ी जो है इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इनकी फ़ोटो मैंने इसीलिए सामने लगाई। जैसे आप देख सकते हैं साक्षी है, जैस्मीन लैम्बोरिया है 57 किलोग्राम में, 54 किलोग्राम में साक्षी है, नुपुर 80 किलोग्राम में है। तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद पूछेगा कि जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था, तो आस्ताना में हो रहा था, कजाकिस्तान की राजधानी में। 30 जून से 7 जुलाई तक ये चला है। 20 सदस्य गए थे, जिसमें 11 स्वर्ण पदक आपका पदक जीता है, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत और आपका 3 कांस्य पदक है। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी संघ 2023 में इसकी स्थापना हुई है। सदस्य 55 राष्ट्रीय मुक्केबाज महासंघ है इसमें। रेनेंस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं ना, हॉलीवुड, ठीक है, अंग्रेजों की मूवी, तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया गया है। वो है दीपिका पदुकोण। क्या नाम है इनका? दीपिका पदुकोण। दीपिका पदुकोण की हाल ही में बहुत सारी मूवी आपने देखी होगी। ओम शांति ओम से इन्होंने जो है अपना डेब्यू किया था, मैं देखा था इनकी मूवी, जो कि शाहरुख खान के साथ इन्होंने मूवी बनाई। उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस और ना जाने कितनी सारी मूवी इन्होंने बनाई। हालिया मूवी इनकी आने वाली है, कौन कौन सी? तो कल्कि है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एटली की फिल्म है, अल्लू अर्जुन के साथ आने वाली है। किंग में शाहरुख खान के साथ आएंगी। तो इनको जो है पहली बार मिला है ये अवार्ड। अब इस अवार्ड को ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल दिया जाता है, बहुत सारे कलाकारों में इसे बांटा गया है। माइली स्टाइरस, टिमोथी चालमेट, एमिली ब्लंट, गार्डन रामसे, रेचल मैक एडम्स और मैरियन कोलिटार, ठीक है, कोटिलार्ड जबान फिसल जाती है, तो इन लोगों को ये मिला है। और हर साल फिल्मों, म्यूजिक, टीवी आदि से जुड़े जानी मानी हस्तियों को दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ने जुलाई 2025 में किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसी जुलाई माह में इन्हें नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है संजोग गुप्ता। क्या नाम है? संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता मीडिया कर्मी के रूप में अपने करियर की शुरुआत किए थे 2010 में स्टार इंडिया से, और धीरे धीरे इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। डिज्नी स्टार में भी इन्होंने काम किया, इन्होंने वाईकॉम 18 में भी काम किया, स्पोर्ट्स चैनल में। 2024 में जियो स्टार स्पोर्ट्स के CEO बने थे। उन्होंने जो है आपका टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाई है, जैसे IPL है, ICC टूर्नामेंट में, प्रो कबड्डी लीग में, इंडियन सुपर लीग में। ये सभी तरीके से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ठीक है, तो इसीलिए ICC के जो आपका मतलब मुख्य कहा जा सकता है CEO है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसका स्थान लेंगे? तो जियोफ एलार्डिस का स्थान लेंगे ये, और इनसे काफ़ी उम्मीद है। संजोग गुप्ता को खेल और प्रसारण मीडिया का काफ़ी लंबा अनुभव है। ICC को उम्मीद है कि डिजिटल तकनीकी में बदलाव किया जाएगा, दुनिया भर में क्रिकेट को और विस्तार होगा, फैंस से जुड़ाव मजबूत होगा और बेहतर होगा ICC का हर जगह का टूर्नामेंट।
15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई है। दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष जय शाह है ना। और ये सभी टूर्नामेंट आईसीसी के करवाते हैं। 108 सदस्य हैं जिसमें 12 पूर्णकालिक सदस्य हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं तथा 96 जो है एसोसिएट्स हैं। ठीक है, सहयोगी देश हैं। चलो आगे बढ़े, ऐसा पूछ सकता है प्रश्न, एसोसिएट्स कितने हैं? तो 96। ठीक है, चलो। हाल ही में जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी से सम्मानित किया है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि अर्जेंटीना की यात्रा में हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री गए हुए थे। और अर्जेंटीना के जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है, तो ब्यूनस आयर्स के जो प्रमुख हैं वो जॉर्ज मैक्री ने इन्हें प्रदान किया गया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है जेवियर माइली, है ना। जेवियर माइली ने नहीं, ब्यूनस आयर्स शहर है अर्जेंटीना में, वहाँ के जॉर्ज मैक्री जो है प्रमुख है वहाँ के, उन्होंने ये प्रदान किया गया है। उन्होंने इस सम्मान को जो है इनको प्रदान किया है। ठीक है। ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ठीक है, क्या नाम है इनका? नाम बहुत बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है। ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ब्राजील की भी यात्रा में रहे हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, गए थे हमारे आदरणीय सम्माननीय, तो ये सम्मानित किया गया है। लेकिन अर्जेंटीना में क्या क्या मसौदे हुए या समझौते हुए ये समझा जा सकता है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में लिथियम और सेल गैस सप्लाई करने के लिए भारत के साथ संबंध बना है, भारत देगा। व्यापार और दवा, भारतीय दवाओं को अर्जेंटीना प्रोवाइड कराने के लिए। रक्षा, कृषि, खनन में आपसी सहयोग को बढ़ाना। शिक्षा और खेल में सांस्कृतिक युवा आदान प्रदान करना, मतलब खेल के माध्यम से भी जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, जहां के प्रमुख कौन है? जॉर्ज मैक्री, मैंने बताया। स्पेनिश भाषा बोलते हैं यहाँ अर्जेंटीना, पेसो चलता है यहाँ, पेसो, है ना। और जेवियर माइली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलो, ये प्रधानमंत्री की जी के अवार्ड है। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में मिल जाएगा उसका लिंक, और वहां से आप पीडीएफ मिल जाएगा आपको। देन आप सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पे यह रहा। जुलाई 2025 में जापान कोस्ट गार्ड का कौन सा जहाज ग्लोबल ओशन वॉयज ट्रेनिंग के तहत चेन्नई बंदरगाह पहुंचा है? जापान और भारत के बीच में एक समुद्री अभ्यास है। ठीक है, इसमें जापान कोस्ट गार्ड का जहाज आया है जिसका नाम है इत्सुकुशिमा। क्या नाम है? इत्सुकुशिमा। क्या नाम है? इत्सुकुशिमा। जहाज जो है वो आ गया है कहां? तो चेन्नई बंदरगाह में पहुंच गया है। जिसको चला के कौन लेकर आया है? तो यहां नाम लिखा होगा कैप्टन नाओकी मिज़ोगुची। क्या नाम है इनका? कैप्टन नाओकी मिज़ोगुची इनका नाम है। तो ये यहाँ लेकर पहुंचे हैं। 7 से 12 जुलाई तक के सप्ताह भर गतिविधियां होंगी, प्रैक्टिस होंगे, और लास्ट में जो 12 जुलाई को जो प्रैक्टिस होगा वो होगा जा माता। ठीक है, जय माता दी नहीं, जा माता। जा माता का मतलब होता है जापानी भाषा में बाद में मिलते हैं, है ना। तो ऐसे बोलते नहीं, अच्छा चलता हूं दुआओं में, याद रखना ऐसे वाला, वैसे ही वाला फीलिंग का ये है जा माता, बाद में मिलते हैं। संयुक्त एक समुद्री अभ्यास है जो एक दूसरे को सशक्त बनाएगा। ठीक है, चलें आगे। इतना ही जरूरी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बेहतरी करने के लिए इस समुद्र अभ्यास को किया जा रहा है। क्लियर है मेरे प्रिय साथियों? चलो आगे, समझ में आया ना? चलो आ जाओ। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है, जिससे वह कैरिबियाई क्षेत्र में ऐसा करने वाला पहला और दुनिया का 8वां देश बन गया है? मतलब इस प्रश्न से समझ में आ रहा है कि भारतीय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब यूपीआई का उपयोग टोटल 8 देशों में किया जा सकता है।
पहले 7 किया जा सकता था, अब 8 हो गए। और 8वां कौन है? तो नाम है त्रिनिदाद और टोबैगो, नॉट टोबैको, ठीक है, टोबैगो। मतलब इन कैरिबियाई देशों में इसका क्या कर लिया गया है, तो आपका यूपीआई चल सकता है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर यूपीआई चल सकता है, ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना। तो रेड लाइन दिखाई दे रहा होगा कि संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, है ना, सिंगापुर है वो, सिंगापुर लिखा है, ठीक है, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। चलो 2016 में भारत ने यूपीआई चालू किया है। तत्काल अंतर बैंक भुगतान प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के तहत होता है। मुंबई में मुख्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ इसका संस्थापक है। 19 दिसंबर 2008 को स्थापना हुआ है। स्थापना हो चुका था 2008 को, और शुरू हुआ है कब से, तो 2016 से हुआ है, ठीक है। बाद में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है 8 साल बाद भारत, कोई बात नहीं। चलो, हाल ही में किस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी का स्थान हासिल किया है, तो नन अदर देन आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है। $269 मिलियन आसपास कुछ है, ठीक है। देखो 269 मिलियन वैल्यू का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गया। क्या है ये मूल्यवान फ्रेंचाइजी? मेरे प्रिय साथियों, आईपीएल ना सिर्फ क्रिकेट का खेल रह गया है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग का प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके माध्यम से बहुत सारी कंपनियां अपना मार्केटिंग करते हैं, साथ ही साथ अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो है इसमें इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, जो कि शेयर्स के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। वो थोड़ी हिडन रहती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन इस ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म में, आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे मूल्यवान टीम कौन सी हो गई है, तो हो गई है आरसीबी, ठीक है। दूसरे नंबर में मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग तीसरे नंबर में है, पंजाब किंग्स अभी थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन वो भी ऊपर आते जा रही है ब्रांड वैल्यू उसकी, ठीक है। चलो, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 121 जिले में से किस जिले ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखो, आपको ये पता चल गया होगा कि पूर्वोत्तर राज्य में टोटल कितने जिले हैं, 121, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, असम है ना। तो ये राज्यों को में 121 जिले हैं, और इसके लिए नीति आयोग ने क्या चालू किया था, तो राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, जिसमें हथनी कला नहीं हथियाल, हथनी कला तो यहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हना हथियाल गांव है जी, हथनी कला निकल गया था, तो उसको सबसे बेहतर जिले का आपका मिला है क्राइटेरिया 81.43 मतलब नंबर मिला है इन्हें, ठीक है, जिसमें 100 स्कोर रखा गया था। इनकी कार्यप्रणाली, इनकी जीवन शैली, आसपास के विकास को देखते हुए इस लक्ष्य को पूरा किया गया था नीति आयोग के द्वारा। 7 जुलाई 2025 को ये रिपोर्ट आया। पहला संस्करण 26 अगस्त 2021 को हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि ये 5वां संस्करण है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। योजना आयोग की जगह में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, सीईओ इसके वीबीआर सुब्रमण्यम जी हैं। चले आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया है? राजस्थान। किसने? राजस्थान ने। देखो मेरे प्रिय साथियों, बात ऐसी है कि ये योजना बहुत अच्छी है जिसमें 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी कृषक वर्गों को। 5000 गांवों को सेलेक्ट किया गया है जिसमें गरीबी से सम्मानजनक मुक्ति दिलाई जाएगी, और ये बहुत ही अच्छी पहल है ग्रामीण किसानों, ग्रामीण लोगों को वित्त पोषण की सहायता के रूप में, जिसमें मान के चलिए कि कोई किसान एक भैंस और एक भैंसनीन रखा है, ठीक है, मेल फीमेल मतलब भैंस रखा हुआ है। अब उससे तो उसका जीवन दिनचर्या चल जा रहा है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार वित्त पोषण करे, सरकार अगर वित्त से सहायता करे, तो वो किसान 4 आपका ले सकता है, क्या, भैंस मेल फीमेल, और उनकी ब्रीडिंग के माध्यम से कब वो 10-20 हो जाएं,
किसी को नहीं पता है। तो उसी प्रकार से आर्थिक रूप से तंगी के शिकार की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के काफ़ी आहार होते हैं, मवेशियों के आहार के साधन होते हैं, लेकिन कृषक वर्ग के पास इतना पैसा नहीं है जो कि मवेशियों को पाल सके और कृषि में भी कुछ नई इनोवेशन कर सके। तो उसके लिए ये कार्य चालू किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रत्येक चयनित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी जो अपना स्वरोजगार और छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। महिला स्वयं सहायता समूह को जुड़ी महिलाओं को 15,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। आय वृद्धि की जाएगी उनकी। प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई गई जिनके माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता, सरकारी योजनाओं से लिंक करना, वित्तीय परामर्श जैसी सेवाओं को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। अब रक्षा लेखा विभाग जो है वो नियंत्रक सम्मेलन का मेजबानी किया है। मशरिक बैंक अब आ जा रहा है भारत में, वो भी कहाँ, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के पास, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है, जो कि सऊदी अरब से क्या हो जाएगा, हमारे भारत में आ जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है, कहाँ, तो नई दिल्ली में। भारत ब्लू टाइग्रेस ने क्वालिफाई कर लिया है किसके लिए, तो आपका AFC महिला एशियाई कप के लिए। ठीक है, और ये पहली बार जो है योग्यता के अनुसार क्वालिफाई की इन्होंने। 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। ऐसा प्रश्न पूछा है, SSC में पूछा है, व्यापम में पूछा है, तो आपको याद रखना है कौन सा संस्करण था। सीधा सीधा एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा सत्र यहाँ नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी एक प्रश्न और है, वो कौन सा है, MPPSC प्री 2022 में निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। इसके बारे में भी बताऊंगा कि आखिर बोधि वृक्ष क्या है, तीर्थ यात्रा क्या है। पहले आप इसका आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, भरहुत, सांची, सोनारी या सतधारी। ठीक है, सतधारा। सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।